नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। लगभग 400 एडी की बात है। हुनों ने भारत की तरफ अपना रुख किया था और भारत के तमाम क्षेत्र जिसमें कि सिंध, गांधार, पंजाब, इन सब क्षेत्रों पर काफ़ी बर्बरतापूर्वक अपने प्रभाव को दिखलाया था। सारे क्षेत्र को लूट लिया था तथा भारत की अस्मिता पर एक गहरा वार किया था। भारत की महिलाओं, बालिकाओं के साथ यौन क्रियाओं को किया और बार-बार उनके जो अस्मिता थी, उनकी जो आबरू थी, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसे में 455 तक लगभग भारत के सभी क्षेत्रों को जीतकर हूण, जिनका उद्देश्य सिर्फ लूट-मार नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाना था, मंदिरों को तोड़ना था, आस्थाओं को भेदना था, पुस्तकालयों को जलाना था, बढ़ते हुए वो कदम रखते हैं मगध के क्षेत्र की तरफ। पर मगध के पहले उन्हें लगता है कि मगध में अभी एक ऐसा सेनानायक है जो शायद हुनों के लिए काल की भांति रहेगा। और इससे पहले कि वो मगध को जीते, उन्होंने एक ऐसे जगह को चूज किया जहां पर उनके सैनिक कुछ विराम कर पाएं, कुछ अपने सैन्य ताकत को बढ़ोतरी कर पाएं। और उन्होंने मगध से पहले अपना निशाना बनाया मालवा को। मालवा में बंधुवर्मा जी का शासन चल रहा होता है और जब वो मालवा पर आक्रमण करते हैं तो मालवा का मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है। किले के सभी अन्य द्वारों को भी बंद कर दिया जाता है और एक संदेशा भेजा जाता है उस महान सेनानायक को, जिसके आहट भर से हूण सैनिकों में खलबली मच जाती है। जी हाँ, आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे स्कंदगुप्त जी के बारे में। 455 एडी की बात थी ये, जब मालवा नरेश बंधुवर्मा जी ने एक पत्र लिखा था स्कंदगुप्त जी को और बताया था कि हूण किस तरह से बर्बरतापूर्वक भारत पर चढ़ाई कर चुके हैं और किस तरह से भारत के अधिकांश क्षेत्र को अपने काबू में ले चुके हैं। मालवा नरेश ये लिखते हैं कि यदि आप हमारी सहायता में नहीं आते हैं तो शायद मालवा का ये क्षेत्र हूणों के बर्बरता का शिकार हो जाएगा और मालवा की अस्मिता लुट जाएगी, मालवा की आबरू तार तार हो जाएगी। स्कंदगुप्त को लगता है कि अब ये आर्य सेना पर, ये हिंदू सेना पर एक गहरा आघात होगा और उन्होंने तुरंत महाकाल उज्जैन जी को याद किया और अपनी सेना को आदेश दिया कि अब हम अगली चढ़ाई मालवा की तरफ करेंगे। जैसे ही स्कंदगुप्त अपने सैनिकों को लेकर मालवा पहुंचते हैं, हूण के जो सेनापति थे उनको ये पता चल जाता है कि शायद इस युद्ध का जो निर्णायक क्षण है वो अब किसी और घटना को अंजाम देने वाला है। उन्हें ये उम्मीद था कि हम मालवा को जीतेंगे और मालवा के बाद हमारा अगला स्टेप होगा मगध। लेकिन मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहां से एक ऐसी सेना निकलती है जिन्होंने हूण सेनापति को मालवा से घसीटकर पाटलिपुत्र तक का रास्ता दिखलाया था। हूण सेना में बिल्कुल तबाही मच जाती है और सभी सैनिक मार दिए जाते हैं और बाकी जो शेष सैनिक बचते हैं वो वहां से भाग खड़े होते हैं। इस घटना के पश्चात कुशनेबाज, जो कि हूणों का मुख्य सेनापति था, उन्होंने मगध पर हमला बोला, लेकिन स्कंदगुप्त, जो कि इतने ताकतवर योद्धा थे, उनकी सैनिक जब कुशनेबाज की सेना पर टूटती है तो बिल्कुल कुशनेबाज परास्त हो जाता है। तार तार उनके सैनिक भटक जाते हैं, सभी बिखर जाते हैं, सारे हाथी घोड़े सब बेबाक हो जाते हैं और ये युद्ध को स्कंदगुप्त देखते ही देखते अपनी तरफ रुख मोड़ लेते हैं। और यहाँ तक नहीं, बल्कि मगध, मालवा आदि कई क्षेत्रों, हिंदू क्षेत्रों को जीतने के बाद स्कंदगुप्त की सेना ने हूणों को भारत से कोसों दूर पंजाब, सिंध, गांधार से खदेड़ते हुए पुनः पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत के बाहर निकालकर भारत के कश्मीर, पंजाब, सिंध आदि क्षेत्रों को फिर से एक बार हिंदू क्षेत्र में तब्दील कर दिया और वहां पे कई हिंदू सेनापतियों को फिर से राज्यभार सौंप दिया। हालांकि स्कंदगुप्त एक महान योद्धा, महान सेनापति थे, इसके बावजूद भी उन्होंने कभी सम्राट बनना स्वीकार नहीं किया और हमेशा ही एक सेना नायक के रूप में ही कार्य करते रहे। ऐसा माना जाता है कि मालवा की जो राजकुमारी थे, उनके साथ इनका प्रेम प्रसंग था, पर मालवा की राजकुमारी ने इनके इस खूंखार रूप को देखते हुए इनके प्रेम प्रसंग की जो बात थी उनको नकार दिया और उसके बाद स्कंदगुप्त आजीवन अविवाहित ही रहते हैं। उम्मीद है इस वीर गाथा को आप पसंद करेंगे और चैनल की यदि ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।